लीलावती देवी महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे जातिवाद एवं अलगाववाद। आज हमारा टॉपिक है सांप्रदायिकता एवं इसके दुष्परिणाम। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे सांप्रदायिकता का अर्थ। सांप्रदायिकता के अर्थ के बारे में यदि बात की जाए तो इसका अर्थ है दूसरे समुदाय के लोगों के प्रति धार्मिक भाषा अथवा सांस्कृतिक आधार पर असहिष्णुता की भावना रखना ही सांप्रदायिकता है। आज हमारे देश में सांप्रदायिकता ने विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर रखी है और सांप्रदायिकता प्रजातंत्र जनतंत्र के लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि सांप्रदायिकता की वजह से राष्ट्र निर्माण में कठिनाइयां आती हैं। क्योंकि सांप्रदायिक जो तत्व होते हैं वह अपने हितों की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए दूसरे के हितों को प्रभावित करते हैं और दूसरे की संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। हमारे ही देश में नहीं अपितु विभिन्न देशों में सांप्रदायिकता आज एक बड़ी समस्या के रूप में उभरी है, जहां पर किसी विशेष धर्म के लोग या किसी एक विशेष वर्ग के लोग अपनी आवश्यकताओं या अपने हितों को ध्यान में रखते हुए समाज को विभिन्न प्रकार से विघटित करने का प्रयास करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि सांप्रदायिकता के दोष क्या हैं, किन कारणों से सांप्रदायिकता हमारे समाज के लिए अत्यंत हानिकारक है और किसी भी समाज में सांप्रदायिकता या संप्रदायवाद क्यों नहीं होना चाहिए। तो पहला है राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे बड़ी रुकावट। सांप्रदायिकता आज राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि सांप्रदायिकता से प्रेरित व्यक्ति किसी न किसी अपने हित की वजह से, चाहे वह आर्थिक हित हो, चाहे वह सामाजिक हित हो, चाहे वह राजनैतिक हित हो, इसकी वजह से वह अपने आप को दूसरों से अलग करने का प्रयास करते हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न होती है। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि कुछ विभिन्न लोग अपने स्वार्थों के लिए राष्ट्र की सुरक्षा को खतरे में डालकर दूसरे संगठित या दूसरे संगठनों से हाथ मिला लेते हैं, जिससे देश के लिए विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसके बाद दूसरा है विघटनकारी शक्तियों को प्रोत्साहन। समाज में जो विघटनकारी शक्तियां हैं सांप्रदायिकता उसे प्रोत्साहन करती है। इससे जो विघटनकारी तत्व होते हैं उसका फायदा उठाते हैं और वह विभिन्न प्रकार से समाज में विघटन करते हैं या विभिन्न प्रकार से समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं। इसके बाद है सामाजिक विघटन के लिए उत्तरदायी। आप जानते हैं कि सांप्रदायिकता की वजह से समाज में विभिन्न प्रकार के तनाव उत्पन्न होते हैं, जिससे लूट, हत्या, साथ ही चोरी, डकैती, विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे हमारे समाज में विघटन उत्पन्न होता है। अभी हाल ही में आपने देखा कि दिल्ली में सांप्रदायिकता की वजह से, संप्रदायवाद की वजह से विभिन्न वर्ग सामने आते हैं और उनकी वजह से समाज में कितनी समस्याएं देखने को मिली, कितने प्रकार की समाज को हानि उठानी पड़ी। इसके बाद है राजनीतिक विघटन। सांप्रदायिकता की वजह से राजनीतिक विघटन भी होता है और विभिन्न पार्टियां यदि संप्रदायवाद को या धर्म की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकती हैं तो इसकी वजह से उनके सत्ता में आने पर वह किसी धर्म विशेष पर ही अधिक बल देती हैं, जिससे राजनीतिक विघटन होता है। दूसरी पार्टियां भी उसका फायदा उठाती हैं और वह राजनीतिक रूप से धर्म और धर्म से संबंधित लोगों को प्रेरित करके समाज में समस्याएं उत्पन्न कर देती हैं। इसके बाद है आर्थिक विघटन। सांप्रदायिकता या संप्रदायवाद की वजह से समाज में आर्थिक विघटन भी देखने को मिलता है, क्योंकि जो सांप्रदायिकता से संबंधित तत्व होते हैं, अराजक तत्व,
वह आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाते हैं। ट्रेनों को वह जला देते हैं, बसें जला देते हैं, पेट्रोल पंप जला देते हैं, साथ ही वह घरों में भी आग लगा देते हैं। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से वह आर्थिक रूप से समाज का अहित करते हैं। आप देखेंगे जब भी दंगे होते हैं धार्मिक रूप से, उस समय निजी और सरकारी बहुत सी संपत्तियां जलाई जाती हैं, जिससे सरकार को और समाज को विभिन्न प्रकार के आर्थिक संकट से गुजरना पड़ता है, जो सांप्रदायिकता की ही देन है। इसके बाद है पारिवारिक विघटन। सांप्रदायिकता की वजह से पारिवारिक विघटन भी उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि दंगों में या विभिन्न प्रकार की जब ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तब किसी का भाई, किसी का पिता और किसी का पुत्र जख्मी होता है या उसकी हत्या कर दी जाती है, जिससे पारिवारिक विघटन हो जाता है। क्योंकि उस परिवार का जो भी सदस्य इन दंगों में या इस विचारवाद में वह मारा जाता है, उसकी वजह से उस परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ती है, उस परिवार की व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं और उस परिवार को कभी कभी तो वहां से पलायन भी करना पड़ता है, जिससे पारिवारिक विघटन होता है, परिवार टूट जाता है। इसके साथ है प्राकृतिक विघटन। सांप्रदायिकता की वजह से प्राकृतिक विघटन भी हो जाता है, क्योंकि सांप्रदायिक तत्व विभिन्न एरिया या विभिन्न क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लेते हैं, जहां से वह विभिन्न प्रकार की जो प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं उनको अपने कब्जे में कर लेते हैं। कभी कभी तो यह सांप्रदायिकता इतना बड़ा रूप धारण कर लेती है कि किसी विभिन्न क्षेत्रों को एक ही धर्म के लोग केंद्रित कर लेते हैं या अपने कंट्रोल में या नियंत्रण में ले लेते हैं, जिसकी वजह से वहां पर प्राकृतिक रूप से विघटन होता है। साथ ही सांप्रदायिकता एक समाज के लिए बड़ी समस्या है, जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती है और समाज में अस्थिरता लाती है। अब इसके बाद हमें देखना है सांप्रदायिकता को दूर करने के उपाय। यह जो सांप्रदायिकता है, जिससे आज हमारे मानवता की नींव हिल रही है, जिसकी वजह से हमारा समाज टुकड़ों में विभक्त है और समय आने पर लगभग देखने को अक्सर मिल जाता है कि लोग धर्म की आड़ में अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार से दूसरों के हितों का अहित करते हैं। तो इसमें हमको देखना है कि इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं, यह सांप्रदायिकता कैसे दूर की जा सकती है। तो सबसे पहला है समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए। सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए वह जो तत्व, जो समाज विरोधी तत्व हैं, जो कहीं से भी इसमें लिप्त पाए जाते हैं, जो इसे बढ़ावा देते हैं या किसी भी प्रकार से जो इसमें सहयोग करते हैं, उन तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए, जिससे उनके अंदर भय उत्पन्न हो कि हमें इसमें भाग नहीं लेना है या हमारे लिए यह अच्छा नहीं है। इसके बाद है सांप्रदायिक तत्वों पर कड़ी नजर रखना चाहिए। सांप्रदायिकता को रोकने के लिए वह तत्व जो किसी न किसी प्रकार से इसे मोटिवेट करते हैं, इसे प्रोत्साहन करते हैं, उन पर विशेष रूप से निगाह रखनी चाहिए, क्योंकि वह विभिन्न व्यक्ति ऐसे होते हैं जो लोगों को प्रेरित कर देते हैं, जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार की घटनाएं उत्पन्न होती हैं। तो ऐसे लोगों पर विशेष रूप से कड़ी नजर रखी जाए। इसके बाद है शिक्षा के माध्यम से धार्मिक सद्भाव उत्पन्न किया जाए। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से सांप्रदायिकता को दूर किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से विभिन्न धर्मों को में जो अच्छी बातें हैं उनको शामिल करके यदि छात्रों को उनके बारे में बताया जाए, उनकी अच्छाइयां बताया जाए और बताया जाए कि देश हित में, राष्ट्र हित में किस धर्म ने क्या योगदान दिया है, तो धार्मिक सद्भावना उत्पन्न होगी और छात्रों में धार्मिक सद्भावना उत्पन्न होने की वजह से आगे चलकर जब वह पीढ़ी समाज में विभिन्न कार्यों में, विभिन्न क्षेत्रों में समाज में अपना योगदान देगी, तो उनमें धार्मिक सद्भावना पाई जाएगी। असहिष्णुता का वहां पर कहीं भी स्थान नहीं होगा। इसके बाद है सार्वजनिक शांति समितियों का गठन किया जाए। सार्वजनिक शांति समितियों और प्रार्थना समाज आदि का गठन किया जाए। जो ये समितियां समाज में जो भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनके संपर्क में आएंगी
और जो अराजक तत्व हैं उन्हें समझाएंगी कि किस प्रकार से सांप्रदायिकता एक समाज के लिए अहितकर है और किस प्रकार से यह लोगों को नुकसान पहुंचाती है या राष्ट्र को बेड़ियों में जकड़ती है, किस प्रकार से विकास में बाधक है। तो उन्हें जब समझाया जाएगा तब वह इसके बारे में सोचेंगे और विकास की धारा में आगे जुड़ेंगे। इसके बाद है धर्मनिरपेक्षता, मतलब लौकिकता को बढ़ावा दिया जाए। आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान में यह उल्लेख किया गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अर्थात धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, अर्थात हमारा कोई एक विशेष धर्म नहीं है या भारत किसी एक विशेष धर्म को नहीं मानता है, यह सभी धर्मों का आदर करता है। ऐसे में समाज में हमें देखना यह है कि जो वास्तविकता है हमें उसे ध्यान देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसे कार्यों के लिए लोगों को भड़काता है या उन्हें प्रेरित करता है ऐसा कुछ करने के लिए, तो ये हमें देखना चाहिए कि वह किस प्रकार से सही है या किस प्रकार से गलत है, तभी इसको हम दूर कर सकते हैं। इसके बाद है नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की पुनर्स्थापना की जाए। आज हमारे समाज में नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का पतन हो रहा है, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्य धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, इसलिए इनकी पुनर्स्थापना की जाए, क्योंकि नैतिकता एवं आध्यात्मिक मूल्यों की वजह से मानवता की रक्षा के लिए हम अपने हित की बात ना कर विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, सार्वजनिक हित की बात करते हैं। ऐसे में यदि नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की समाज में फिर से स्थापना कर दी जाए तो सांप्रदायिकता जैसे विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हमारे समाज में जगह नहीं मिलेगी। इसके बाद है गुप्तचर एजेंसियों को अधिक सक्रिय किया जाए। समाज में हमारे कुछ ऐसे संगठन होते हैं जो शांति बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं या राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हैं, उनमें से एक है गुप्तचर एजेंसी। इसको हमें अधिक सक्रिय बनाने की जरूरत है, उनको हमें छूट देने की जरूरत है कि वह विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि कहीं से भी सांप्रदायिकता की भावना को भड़काया जा रहा है या सांप्रदायिक भावना को प्रेरित किया जा रहा है तो उन पर कड़ी कार्रवाई हो, जिससे शुरुआत में ही इन समस्याओं का समाधान कर दिया जाए। जिस प्रकार से अभी दिल्ली में विभिन्न ये सांप्रदायिक दंगे हुए, उन पर यदि गुप्तचर एजेंसियां पहले से सक्रिय होती तो बहुत सारे लोग जो निर्दोष थे उनकी हत्याएं नहीं होती और समाज में इतनी समस्याएं उत्पन्न नहीं होती। अब इसके बाद हम देखेंगे पारस्परिक सौहार्द एवं समरसता। सबसे पहले हम लोग समझेंगे पारस्परिक सौहार्द होता क्या है। तो इससे समझने के लिए पहले हम प्रोफेसर एस.के. दुबे के शब्दों में परिभाषा देख लेंगे। सबसे पहले है पारस्परिक सौहार्द एवं समरसता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की ओर संकेत करता है जो कि सार्वजनिक हित, मानव मूल्य, नैतिक मूल्य, समानता, स्वतंत्रता एवं सर्वांगीण विकास के सिद्धांत पर आधारित होती है। अब पारस्परिक सौहार्द का मतलब यह है कि हमारे समाज में क्षेत्रवाद, भाषावाद, साथ ही जातिवाद, अलगाववाद और सांप्रदायिकता जैसी विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हैं। ऐसे में जरूरत है कि इन सबसे अलग हटकर हम समाज में पारस्परिक सौहार्द की बात करें, समरसता की बात करें, जहां पर सभी लोग सार्वजनिक रूप से समाज कल्याण की बात करते हों। पारस्परिक, अभी आपने कैसे देखा कि पारस्परिक सौहार्द में मानव मूल्यों, नैतिक मूल्यों और समानता, स्वतंत्रता की बात की जाती है। अर्थात यह पारस्परिक सौहार्द बनाए रखने के लिए या समाज के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। अब हम देखेंगे पारस्परिक सौहार्द एवं समरसता की विशेषताएं क्या हैं। तो पहली विशेषता है यह सार्वजनिक हित के सिद्धांतों पर कार्य करता है। पारस्परिक सौहार्द मतलब समाज में जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रवाद आदि की वजह से जो लोग अलग हैं उनको हम आपस में जोड़ते हुए, विश्व बंधुत्व की भावना में बांधते हुए हम सार्वजनिक हित के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसके बाद है इसमें व्यक्तिगत हित व स्वार्थों को समाज हित में त्यागना पड़ता है। इसमें यदि किसी व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत हित है या वह स्वार्थ के कारण कोई कार्य करता है तो उसको हमें समाज हित में त्यागना पड़ता है, क्योंकि हम समाज को इसमें सबसे पहले मानते हैं, उसके बाद व्यक्ति को मानते हैं। इसके बाद है यह समानता, स्वतंत्रता व मानवता के विकास का आधार है।
पारस्परिक सौहार्द एवं समरसता किसी भी समाज में समानता और स्वतंत्रता और मानवता के विकास का आधार है, क्योंकि इसके वजह से ही हमारे राष्ट्र का विकास हो सकता है, हमारे समाज का कल्याण हो सकता है। इसके बाद है, इसमें अंतरराष्ट्रीय सद्भावना निहित होती है। पारस्परिक सौहार्द में हम क्षेत्र, जाति, भाषा और देश विदेश से आगे बढ़कर अंतरराष्ट्रीय सद्भावना की बात करते हैं कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है और पूरे विश्व के कल्याण की बात हम इसके अंतर्गत करते हैं। इसके बाद है, इसमें सामाजिक एवं सांप्रदायिक सद्भावना में संपूर्ण सृष्टि के कल्याण की भावना निहित है। पारस्परिक सौहार्द एवं समरसता के कारण ही सामाजिक एवं सांप्रदायिक सद्भावना के कारण सृष्टि का कल्याण निहित है, क्योंकि यदि समाज में विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको हमें दूर करना है तो पारस्परिक सौहार्द की जरूरत है। इसके बाद है मानवतावादी दृष्टिकोण। पारस्परिक सौहार्द एवं समरसता में मानवतावादी दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि यह मनुष्य के कल्याण के लिए कार्य करता है और सभी को जोड़कर यह बताता है कि किस प्रकार मानव कल्याण संभव है। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पारस्परिक सौहार्द एवं समरसता की आवश्यकता, महत्व एवं पारस्परिक सौहार्द एवं समरसता के क्षेत्र में जो भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।